अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने यूट्यूब की वीडियोस नहीं देखी अभी तक, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे? अच्छा, तो वो लेक्चर लेने के बाद जो है वो काफी होता है उसको। आप लोगों ने बुक पढ़ी है, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की है? बाकी लोग किधर है? क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे बाकी लोग?
स्लाइड्स विजिबल हैं आप लोगों को? अच्छा जी, हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन। जो हमने कोर्स के इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर इसमें डिज़ाइन करेंगे जो सिंपलेस्ट डिज़ाइन हो सकेगा। उसमें कुछ जो है वो माइक्रो ऑपरेशंस होंगे, मतलब कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शंस होंगी, उसमें लिमिटेड रजिस्टर्स होंगे, मेमोरी उसके साथ अटैच होगी, लिमिटेड इनपुट होगा और आउटपुट होगा। उसके साथ हम जो है वो डिज़ाइन करेंगे। इस पूरे कोर्स का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसी के बेसिस पे जब हम इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर लेंगे तो उसके बेसिस पे फिर हम आगे जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस तरह से इस बेसिक कंप्यूटर को हम देखते हुए उन चीज़ों को किस तरह से इनहेंस कर सकते हैं, उसके आर्किटेक्चर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके स्पीड को हम किस तरह से जो है वो तेज़ कर सकते हैं कि हमें फास्टेस्ट जो है वो रिजल्ट मिले। तो तमाम चीज़ों को जो है अगले चैप्टर्स में हम डिस्कस करते रहेंगे। उसमें इनिशियल स्टेज पे हम देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन कोड क्या है, हम किस तरह से इंस्ट्रक्शन कोड को जो है वो इसमें डिज़ाइन करेंगे, कंप्यूटर रजिस्टर कौन कौन से हैं, इंस्ट्रक्शंस किस तरह से हम डिज़ाइन कर रहे होंगे, और उस इंस्ट्रक्शन को फिर हम आगे देखेंगे कि वो जो एक इंस्ट्रक्शन है वो कितने क्लॉक पल्स में जो है वो परफॉर्म कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो है वो हम एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इनपुट देना चाह रहे हैं तो इनपुट जो है वो कितने क्लॉक पल्स में कंप्लीट होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सिंगल क्लॉक पल्स के अंदर एक इनपुट जो है वो हम उससे जो है वो ले सकें और वो कंप्यूटर से प्रोसेस करवा सकें। सिंगल इंस्ट्रक्शन नहीं होती है, सिंगल क्लॉक पल्स नहीं होती है, उसमें मल्टीपल क्लॉक पल्स की जरूरत होती है। उसके बाद जो है वो हम उसी टाइमिंग और कंट्रोल को इंस्ट्रक्शन साइकिल में देखेंगे कि कितने साइकिल्स में वो परफॉर्म हो रहा है। फिर इसमें तीन तरह की इंस्ट्रक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं। और फिर उसके बाद जो है वो हम उसके डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएंगे और आखिर में जो है वो उसका पूरा आर्किटेक्चर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसका आर्किटेक्चर बन गया।
Purpose of this chapter. In this chapter, we introduce a basic computer and show how its operation can be specified with a register transfer statements. The basic computer present in this chapter is very small compared to commercial computers. It has the advantage of being simple enough so we can demonstrate the design process without too many complications. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम पेंटियम 4 को डिस्कस करें जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होंगी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होगा। तो हम चाह ये रहे हैं कि सिंपलेस्ट जो फॉर्म हो सकती है कंप्यूटर की वो हम डिज़ाइन करें, हम समझें उसको, उसकी इंस्ट्रक्शंस कैसे बनाई जाती हैं, उसका आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसको हैंडल कैसे किया जाता है, और एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कितने क्लॉक साइकिल में कंप्लीट होती है, उसके एक एक स्टेप को हम फॉलो करें। आपने कोल पढ़ा है या कोल इसके बाद जो है पढ़ेंगे आप लोग? जी, डीबग पे जो है, या वो जो था आपका मैसम और टेसम जो कहलाता है, तो मैसम पे जो है वो कोडिंग की थी आपने शुरू में इनिशियल लैब्स में या क्लास में टीचर ने करवाई हो? MASM पे, EASM पे? तो उसमें जब आपने मैसम पे कोडिंग की थी तो फिर उसके बाद उसमें ये भी डीबग पे दिखाया गया था कि जब आप जो है वो सिंपल सा इनपुट ले रहे होते हैं और इनपुट लेने के बाद कौन कौन से रजिस्टर जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, किस किस रजिस्टर में चेंजेस आती हैं, वो सारे रिजल्ट्स जो हैं वो टीचर आपको दिखा रहा होता है कि इनिशियल स्टेज में अगर मैंने एक इनपुट लिया और फिर सिंपल सा 2 नंबर को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद जो है वो रजिस्टर किस किस रजिस्टर में चेंज आया, तो वो बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं कि जो है उस आप लोगों को बिल्कुल लो लेवल पे जाके आइडिया हो कि अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन टाइप करता हूँ और उसके जवाब में कहाँ कहाँ किस किस रजिस्टर में क्या क्या चेंजेस बिल्ड हो रही होती है, उससे बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है। हाँ, उसमें तो आपको यही दिखा रहा था ना कि हेक्साडेसिमल में वैल्यूज किस तरह चेंज होती हैं, लेकिन अगर उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं, और पेपर पे जो है वो आप सॉल्व कर रिपीट के भी जो है वही सेम रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट रजिस्टर होते हैं, एक तो रिजल्ट वाला रजिस्टर होता है जिसमें रिजल्ट आ रहा होता है, इसी तरह से जो है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे रखी हुई थी उसमें जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा होता है, उसके बाद जो है वो प्रोग्राम काउंटर में चेंज आ रहा होता है, जब आप इनपुट लेते हैं तो इनपुट रजिस्टर में जो है वो चेंज आ रहा होता है, तो इस तरह से चेंजेस जो है छोटी छोटी चेंजेस जो है वो क्रिएट हो रही है। यहाँ पर भी हम जो है वो देखेंगे और उसको एक एक इंस्ट्रक्शन को जो है वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद फिर हमें पता चलेगा कि हम कोई भी एक इंस्ट्रक्शन अगर परफॉर्म करते हैं तो अगर डेटा आपको दिया जाए और उसके जवाब में जो है वो
किस किस रजिस्टर में क्या चेंज आ रहा है, उससे जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक इंस्ट्रक्शन के होने के बाद जो है वो कहाँ कहाँ पर चेंजेस आ रही होती हैं। तो बहुत ही लो लेवल पे जाके हम जो है वो प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे इसमें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो बुक फॉलो करते रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसकी एक्सरसाइज जो है वो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, पीछे वाले चैप्टर्स, तो आगे वाली चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड होती रहेंगी। अच्छा, सबसे पहले जो है वो इंस्ट्रक्शन कोड हम इसमें देख रहे हैं। A process is controlled by a program। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर मुझे एक सिंपल सा एडर का सर्किट डिजाइन करना है, तो मैं दो इनपुट लूंगा जिनको ऐड करना है, एक ए और दूसरा बी। तो इनपुट की इंस्ट्रक्शंस होंगी, फिर उसके बाद मुझे ऐड करना है, तो मुझे प्लस करने के बाद जो है वो उसको प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना पड़ेगा, एडिशन करवानी पड़ेगी। एडिशन करवाने के बाद जो है जो रिजल्ट आएगा उसको अगर मुझे फाइनली मेमोरी में स्टोर करना है, तो फिर मुझे इसको जो है परमानेंटली जो है वो स्टोर करना होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन देनी होगी। तो इन तमाम चीज़ों को हम जो है वो कहते हैं कि एक सिंपलेस्ट जो है वो प्रोग्राम है हमारा। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है एक्चुअली। द प्रोग्राम इज अ set of instructions that specify the operation, data, and the control sequence. And instructions is stored in binary code that specify a sequence of micro operations. हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम जो है जब भी कोई इंस्ट्रक्शन या माइक्रो ऑपरेशन जो है वो लिख रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि हमें जो है वो उसके लिए हमने मल्टीप्लेक्सर की एग्जांपल दी थी। और मल्टीप्लेक्सर के अंदर हमने कहा था कि हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो उसमें हमने क्या किया था कि मल्टीप्लेक्सर से सिलेक्शन करवाई थी कि 0 0 जब इनपुट देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो दो नंबर्स दिए हैं इनको ऐड करेगा, फिर 0 1 देंगे तो सब्ट्रैक्ट करेगा, 1 0 देंगे तो फिर मल्टीप्लाई करेगा, 1 1 देंगे तो फिर डिवाइड करेगा। तो नंबर इनपुट हमने अलग से दिए थे, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं ये ऑप कोड कहला रहा है, ऑपरेशनल कोड कहला रहा है। तो ऑपरेशन कोड जो है वो हमने 0 0 दिया था, या 0 1 दिया था, या 1 0 दिया था, या 1 1 दिया था। तो ये ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म हुआ। हम डेटा भी इनपुट देंगे और साथ में ऑपरेशन भी देंगे कि हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है इस डेटा के साथ। तो इसी तरह से एक अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो वो जो इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी में, क्योंकि मैं प्रोग्राम जब मैं लिखूंगा तो वो मेमोरी में जाकर स्टोर होगा। अब वो एक इंस्ट्रक्शन उठ के आएगी तो उसका मतलब यह है कि उस इंस्ट्रक्शन के अंदर वो सब कुछ लिखा हुआ होगा बाइनरी कोड में, बाइनरी नंबर में, कि उसको मुझे क्या परफॉर्म करना है, इंस्ट्रक्शन किस टाइप की है, हर एक को जो है वो अलग अलग डिस्टिंग्विश करवाना होगा कि कब ऐड करे, कब सब्ट्रैक्ट करे, कब मल्टीप्लाई करे, कब डिवाइड करे। और डेटा कहाँ से उठा के लाएंगे, वो भी मेमोरी से उठा के लाएंगे, मेमोरी की लोकेशन क्या है वो भी इंस्ट्रक्शन में लिखी होगी। ये सारी चीजें जो है वो एक इंस्ट्रक्शन के अंदर बाइनरी फॉर्म में लिखी हुई होगी।
तो इसकी भी हम काफी प्रैक्टिस करेंगे कि इंस्ट्रक्शन को बाइनरी फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, या बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है तो कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है। ये दोनों तरह से हम जो है वो देख रहे हैं। इंस्ट्रक्शन कोड टुगेदर विद द डेटा आर स्टोर्ड इन मेमोरी। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कि जहां पर जो है वो मेमोरी में ये प्रोग्राम स्टोर किया हुआ होगा। तो हम बेसिकली जो है वो मेमोरी को, ये भी आपने पढ़ा होगा सबका पिछले कोल कोर्स में, कि मेमोरी को हम बेसिकली दो पार्ट में ब्रेक कर रहे होते हैं। एक डेटा पार्ट होता है जिसको हम ऑपरेंड का नाम देते हैं, और एक जो है वो मेमोरी का पार्ट होता है जहाँ पे प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। तो दो पार्ट हम जो है मेमोरी के बेसिक जो है वो डिवाइड करते हैं। एक जगह पे डेटा मौजूद होता है और एक जगह पर प्रोग्राम मौजूद होता है। तो इंस्ट्रक्शन जो है, जो प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, उसकी अगर 10 लाइन का कोड है तो एक एक लाइन जो है वो लोड होती रहेगी, और उसके बाद वो प्रोसेस होती रहेगी, और फिर नई इंस्ट्रक्शन वहां से उठ के आती रहेगी। तो पहली इंस्ट्रक्शन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अगर 10 लाइन का कोड है तो पूरा प्रोग्राम जो है वो रन होगा, और एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड होती रहेगी, वो प्रोसेस होती रहेगी, अगली इंस्ट्रक्शन आती रहेगी। इस तरह से बारी बारी ये काम जो है वो परफॉर्म होता रहेगा। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? भाई क्लास में आने का जो टाइम है वो, अगर आप लोगों को अटेंडेंस लगवानी है तो मार्जिन 15 मिनट का है। 8:45 तक आप लोग जो है अगर आ जाएंगे तो आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाएगी। आज जो है लास्ट टाइम मार्जिन दे रहा हूँ मैं आपको, अटेंडेंस लगा रहा हूँ पहले सेशन की। आज के बाद जो है वो अटेंडेंस मार्क नहीं हुआ करेगी अगर आप लोग लेट क्लास में ज्वाइन करेंगे। पहले सेशन के लिए 15 मिनट है, दूसरे सेशन में मार्जिन होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद 5 मिनट का मार्जिन दे रहा हूँ। किसी वजह से सिस्टम हैंग कर जाए या लोड नहीं हो रहा हो, इंटरनेट का इशू हो, तो 5 मिनट का मार्जिन सेकंड स्लॉट में आपको मिल जाए। हाँ जी, प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मैंने कहा जिस तरह से एक सिंपल सा प्रोग्राम, मैंने कहा कि दो नंबर्स ऐड करने, तो इनपुट लेंगे ए और बी डेटा, फिर उसको ऐड करवाएंगे, और फिर उसके बाद स्टोर करवाएंगे मेमोरी में। जो सिंपल सा अगर प्रोग्राम है तो ये जो है वो 5-6 लाइनों का जो है वो एक प्रोग्राम है, छोटा सा। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट स्पेसिफाई द ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है? इसके अंदर इनपुट लेना, ऐड करना, और सेव करना मेमोरी में। एक तरह से हम कह देते हैं कि आउटपुट लेना। फिर उसके बाद ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स कहाँ मेमोरी में पड़े हुए हैं, एंड द सीक्वेंस बाय विच प्रोसेसिंग हैज टू अकर। ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर बारी बारी एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो सीक्वेंस में आती रहेगी। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। कहाँ पर ऐसा नहीं होता? जहां पर हमें जो है ब्रांच इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करवानी होती है। एक प्रोग्राम चल रहा है, उसको रोकेंगे,
और दूसरा प्रोग्राम जो एक सब रूटीन हमने बनाई हुई है, और उस सब रूटीन को मुझे जो है वो परफॉर्म करवाना है और वापस फिर मेन प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, और फिर उसके बाद जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म होंगी, पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। तो वो जो सब रूटीन है, वो सब रूटीन भी जो है वो इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन सब रूटीन इसलिए बनाई जाती है कि अगर जो है वो हमें जो है वो उसको कॉल करना है एक ही प्रोग्राम में या मल्टीपल प्लेसेस पे, तो हम उसको जो है वो इजीली बार बार जो है वो हमें कोड लिखना नहीं पड़ता। एक दफा हमने उसको प्रोग्राम कर लिया और उसको हम जो है वो किसी भी प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। अगर आपने सी प्लस प्लस में अगर काम किया हुआ हो तो वहां पर जो है ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी तो आप जो है वो C# में अगर यूज कर रहे हैं तो बिल्ट इन जो है वो क्लासेस जो है वो आप कॉल कर लेते हैं, होता है ऐसा? या C# भी नहीं किया आपने, पाइथन ही सिर्फ की है? C# का पढ़ा है C# को? हाँ, लेकिन जिसने जो है C++ में काम किया हुआ है तो वो कहा जाता है कि वो प्योरली हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, वो लो लेवल और हाई लेवल के दरमियान में है, उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज का नाम भी दिया जाता है। जब हमने हार्डवेयर को कंट्रोल करना होता है, तो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हमने तो पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हार्डवेयर बहुत अच्छी तरह से खुश होता है, बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर जाता है अगर उससे असेंबली लैंग्वेज में बात की जाए। लेकिन जो है वो हम उसको C++ में भी जो है वो बहुत इजीली जो है वो हैंडल कर सकते हैं। अगर हमें जो है वो किसी भी चीज का, किसी हार्डवेयर का ड्राइवर बनाना है तो असेंबली लैंग्वेज में या C++ पे बनाएंगे। ये काम हम जो है हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं कर पाते। मतलब मुझे जो है वो एक ग्राफिक कार्ड है, उसका जो है वो ड्राइवर उसमें जो है वो बनाना है मुझे, तो उसका ड्राइवर बनाने के लिए मुझे जो है वो असेंबली लैंग्वेज में या C++ पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो है वो बिल्ट इन क्लासेस यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो अपने क्लासेस या फिर सब रूटीन हम जो है वो खुद बनाएंगे और मेन प्रोग्राम में बार बार उसको कॉल करेंगे। ये हम करेंगे, देखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपके हैं प्रोग्रामिंग के। तो इस चैप्टर के बाद हम अगले चैप्टर के अंदर यही काम कर रहे होंगे। इंस्ट्रक्शन कोड क्या है? अ ग्रुप ऑफ बिट्स that tell the computer to perform a specific operation। ग्रुप ऑफ बिट्स है, जैसे मैंने कहा कि जो है वो एग्जांपल दी ऐड की 00, सब्ट्रैक्ट की 01, मल्टीप्लाई के लिए 10 और डिवीजन के लिए 11। ये सबसे पहले जो है वो ग्रुप बिट्स हैं। 2 बिट है, 3 बिट हो सकती है, 4 बिट हो सकती है, 10 बिट हो सकती है, 15 बिट हो सकती है। ऑपरेशन के लिए जितना बड़ा जो है, जितनी ज्यादा ऑपरेशंस होंगे उतनी ज्यादा जो है वो बिट्स की क्वांटिटी होगी। अगर 2 बिट है तो 4 ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, 3 बिट होगी तो 8 ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, 4 बिट अगर हमने जो है रखी हुई है तो फिर हमें 16 डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं उसमें। तो हम यूजुअली जो है वो किस तरह से डिवाइड करते हैं एक इंस्ट्रक्शन को, या फिर इंस्ट्रक्शन कोड को, या एक इंस्ट्रक्शन की भी हम बात कर रहे हैं, उसमें हम जो है वो कह रहे हैं कि यूजुअली डिवाइडेड इनटू ऑपरेशनल कोड, ऑप कोड। इसको हम जो है वो अमूमन जो है वो नीचे देख लें, इसको ऑप कोड भी लिखा हुआ है। ऑपरेशनल कोड को ही ऑप कोड का नाम दे रहे होंगे। ये लिखा हुआ ऑप कोड इस चीज को शो कर रहा है। यूजुअली डिवाइडेड इनटू ऑपरेशनल कोड। हमने कहा कि ये ऑप कोड डिपेंड करता है कि हमें कितनी इंस्ट्रक्शन जो है परफॉर्म करवानी है। दो
4, 6, 8, 16, 32, 64, कितनी इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक ये ऑपकोड बन जाता है। फिर उसके बाद ऑपरेंड उसके अंदर मौजूद होता है, किसके साथ जो है मुझे ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऐड जब मैं लिखूंगा तो उसका मतलब ये है कि मुझे डेटा भी साथ में देना पड़ेगा, तो वो ऑपरेंड होगा। तो डेटा को हम ऑपरेंड का नाम दे रहे हैं कि हमें डेटा जो है वो कहाँ से लोड करना है, तो वो ऑपरेंड होगा। तो ऑपरेंड एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि मेमोरी में है ना, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मेमोरी को हम बेसिकली दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक जो है वो इंस्ट्रक्शन पार्ट होता है और दूसरा ऑपरेंड होता है, डेटा होता है। तो हमें जो है वो इंस्ट्रक्शन एक जगह पर स्टोर करनी होती है, ऑपरेंड दूसरी जगह पर स्टोर करना होता है। तो दोनों के लिए एड्रेस चाहिए, दोनों ही के लिए जो है वो एड्रेस चाहिए। तो आपके घर जिस तरह से हैं, जिस घर में आप लोग रह रहे हैं, उनके एड्रेसेस मौजूद है ना। आप सारे के सारे जिस घर में रह रहे हैं, हर एक का अपना अपना एड्रेस मौजूद है, और आप जो है वो उसके अंदर डेटा मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो, अगर मुझे हम्माद के जो है वो घर जाना है, तो हम्माद का एड्रेस होगा, घर का एड्रेस होगा। तो मेरे पास अगर घर का एड्रेस मौजूद होगा तो मैं वहां जाऊंगा, वहां से जो है वो हम्माद से मिल लूंगा। तो जो हम्माद है वो डेटा है, लेकिन जो उसका घर का एड्रेस है एक्चुअली वो मुझे मालूम होना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर वो ऑपरेंड रखा जाता है अमूमन। जो ऑपरेंड का एड्रेस है वो रखा जाता है। अगर मुझे ऑपरेंड का एड्रेस पता होगा तो मैं वहां से डेटा लोड कर लूंगा। तो इसी तरह से मेमोरी में भी जो है वो हमारे पास डेटा होता है किसी लोकेशन के ऊपर, तो वो लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी मेमोरी में लेकिन किसी लोकेशन पे, तो वो लोकेशन का एड्रेस मुझे पता होना चाहिए। तो मैं एक एक इंस्ट्रक्शन को लोड करता रहूंगा, और उस लोकेशन इंस्ट्रक्शन के अंदर हम कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले ऑपकोड होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ऑपरेंट एड्रेस होना चाहिए, और फिर जो है वो एड्रेसिंग मोड भी उसके अंदर डिपेंड करता है। आप लोगों ने पॉइंटर्स यूज किए हैं प्रोग्रामिंग में? जी सर। कौन सी लैंग्वेज में? शीशा। सी शार्प। सी शार्प में पॉइंटर्स कहाँ होते हैं वैसे? सी प्लस प्लस में होते हैं। सर पॉइंटर स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं ना। इसको कहते हैं? स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। नहीं नहीं, स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को थोड़ी कहते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को कहते हैं भाई। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है सर। देखो ये इस तरह से है कि मुझे जिशान के घर पे जाना है, और जिशान के घर का एड्रेस जो है वो है पता अब्दुल वहाब को। ठीक है, तो मैं जो है वो अब्दुल वहाब के पास जाऊंगा, और अब्दुल वहाब के पास जाके मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो है वो अब्दुल वहाब डेटा है, या ऑपरेंड का एड्रेस था, जो उसका अब्दुल वहाब का घर का एड्रेस था वो ऑपरेंड का एड्रेस था, नहीं। मुझे जो है, मैं अब्दुल वहाब के घर जाऊंगा, पहले मुझे अब्दुल वहाब के घर का पता होना चाहिए। तो अब्दुल वहाब का जो घर का एड्रेस है वो ऑपरेंड एड्रेस नहीं है। अब्दुल वहाब के घर गया, अब्दुल वहाब से पूछा कि भाई मुझे ये बता दें कि जिशान का घर का एड्रेस कहाँ है, क्या है। तो अब्दुल वहाब ने मुझे जिशान के घर का एड्रेस बता दिया। वो जो जिशान के घर का एड्रेस है वो एक्चुअली ऑपरेंट एड्रेस है। तो इसको हम जो है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का नाम देते हैं। तो कभी हमें ऑपरेंड जो है वो डायरेक्टली लोड करना होता है, जिसका एड्रेस दिया हुआ होगा वो ऑपरेंड का एड्रेस ही होगा, और कभी कभार जो है वो ऑपरेंड का एड्रेस नहीं भी होता। वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम सब रूटीन की तरफ जाएंगे, तो वहां पर हमें बहुत जरूरी होता है कि हमें जो है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हम करें।
तो हम जो है वो जो डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए, उससे हमारे पास जो है वो एड्रेसिंग मोड होना जरूरी है। तो हमें जो है वो हमने C++ में पॉइंटर्स यूज किए थे इसी कॉन्सेप्ट के हवाले से। तो C# में वैसे मैं जो है वो डायरेक्टली मालूम नहीं है कि जो है वो पॉइंटर्स यूज होते हैं, मेरा ख्याल है नहीं उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो हम जो है जब भी जिन लोगों ने C# पे प्रोग्रामिंग की है, C++ पे जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग की है, उनको पॉइंटर्स का आइडिया होगा या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का पता होगा कि हम जब भी जो है वो मेन प्रोग्राम से सब रूटीन पे मूव करते हैं तो हमें मेन प्रोग्राम का एड्रेस जो है, जिस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है मुझे स्टोर करवाना पड़ता है मेमोरी में, क्योंकि मुझे वापस उसी जगह पर दोबारा आना है। 10 लाइन का कोड है ना, तो मैं 4th लाइन पे लिखा हुआ था सब रूटीन कॉल हो गई, तो जैसे ही जो है वो 4th लाइन पे लिखा होगा तो हम चले गए सब रूटीन पे। अब सब रूटीन मेमोरी के किसी और लोकेशन पे पड़ी हुई है, वो हो सकता है मेमोरी लोकेशन 100 पे पड़ी हो, वो सब रूटीन जो है वो 4 लाइंस की है, 51, 52, 53, 54, ये 4 लाइन का कोड जो है वो हमने परफॉर्म करवाया। परफॉर्म करवाने के बाद अब कहाँ जाए, अब वापस मेन प्रोग्राम में जाना है ना, तो 5th लाइन पे जाना है मुझे, क्योंकि 4 लाइन तो जो है मेन प्रोग्राम की परफॉर्म हो रही थी। तो इसलिए मेन प्रोग्राम पे जाने के लिए वो रिटर्न एड्रेस मुझे कहीं स्टोर करना के जाना पड़ता है। अगर मैं वो रिटर्न एड्रेस स्टोर नहीं करूंगा तो वापस मेन प्रोग्राम पे नहीं आ सकता मैं। तो इसलिए वहां पर मुझे जो है यूज करने पड़ेंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो कभी मुझे डायरेक्ट एड्रेसिंग करनी होती है, कभी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग करनी होती है, कभी मुझे इमीडिएट मोड परफॉर्म करवाना पड़ता है। इमीडिएट मोड कभी पता है ना आप लोगों को, डायरेक्ट डेटा इनपुट दिया जाए, आपसे इनपुट मांगे, वो मेमोरी से लोड ना करे, बल्कि आप जो है वो डेटा जो है वो इनपुट दें। ए और बी को ऐड करना है, लेकिन ए और बी का डेटा जो है वो मेमोरी में